देखिए, जो हमारा दूसरा भाव है, ये दूसरा भाव में मेन तीन चीजें देखिए आप। सेकंड हाउस, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपकी जुबान, आपकी वाणी। और दूसरा है आपका धन। और तीसरा है आपका खान पान। और भी चीजें सेकंड हाउस से देखी जाती, पर ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी डाइट, हमारा मनी और हमारी बातचीत करने की कला, हमारी बोलने की कला। और ये तीनों ऐसी चीज हैं, अगर ये गायब हो जाए हमारी जिंदगी से तो हम जी नहीं सकते। हम ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए लाल किताब इस घर को कहती है, ये है मरण दरवाजा। तो आप लिख सकते हो मरण दरवाजा। अगर यानी कि अगर ये तीन चीजें लाइफ में ना हो तो मरना दो प्रकार से होता है। एक तो वास्तव में शरीर छोड़ देना, ये शरीर छुड़वाती नहीं है, परंतु हालात ऐसे पैदा कर देती। तो सेकंड हाउस के बारे में हमें इस चीज में क्लियर होना चाहिए। अब हम तीनों बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है धन। कौन सा धन? धन हमारे जीवन में कई प्रकार से आता है। एक धन वो है जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है। एक धन वो है जो हमें दादा दादी पूर्वजों से प्राप्त होता है। एक धन वो भी होता है कुछ किस्मत वालों के लिए, कुछ किस्मत वालों के लिए जिनको कभी कभी रिश्तेदारों से भी मिल जाता है। एक धन वो होता है जिसे इंसान खुद कमाता है। अब इस कमाई में भी दो रास्ते हैं खुद कमाने में। एक रास्ता है नेकी का और एक रास्ता है बदी का। तो सेकंड हाउस किसका कारक है? सेकंड हाउस नेक कमाई का कारक है। यानी कि ये बताता है कि आपकी नेक कमाई कितनी है। नेक कमाई का तात्पर्य एक ये भी होता है कि पूर्व जन्म में आपने क्या कर छोड़ा हुआ है इस एवज में, धन कमाने के लिए। ऐसा अंदर छिपा हुआ ज्ञान पूर्व जन्म का, जो आपने पिछले जन्म में धन कमाने के लिए जो ज्ञान सीखा था, पूर्व जन्म में पैसा कमाने की जो कला आपने सीखी थी, वो ज्ञान सेकंड हाउस बताता है। यानी कि दूसरा भाव डिसाइड कर रहा है कि आप पैसा कमाने की कला पीछे से सीख के आए हैं क्या। जिन लोगों के ये सेकंड हाउस कमजोर होते हैं वो बेचारे हर चीज धन कमाने के लिए सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उनको, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसे ही हम कहते हैं धन बड़ी मशक्कत से आएगा, बड़ी स्ट्रगल से आएगा। और आप लोग देखते होंगे कुछ नौजवान 18 साल की उम्र में ही, 16 साल की उम्र में ही पैसा कमाने लग जाते हैं। और पैसा भी लाखों करोड़ों में कमाना शुरू कर देते हैं। जो 40 साल की उम्र में आदमी नहीं कमा पाता, वो 18, 20, 22 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं। और देखने वाले लोग समझ नहीं पाते कि यार ये दिमाग इस बंदे ने कैसे लगाया, ये किस तरह से ऐसा सब कुछ कर रहा है।
आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो इसके पीछे जो कारण है वो दूसरा भाव है। एक कमाई वो है जो हम रिश्वत से कमाते हैं, चोरी से कमाते हैं, गलत तरीकों से कमाते हैं, या आप खुदा ना खास्ता ऐसे पद पर हैं जिस पद पर आप बड़ी आसानी से, बेटा वो मेरे पंच तुलसी वाला लेके, जिस पद पर बैठ करके आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, यानी लोगों की बाह मरोड़ सकते हैं और कह सकते हैं लाओ पैसा दो, पैसा निकालो, उसका संबंध दूसरे भाव से नहीं है। चाहे आप टैक्स चोरी करते हो, कुछ भी, किसी प्रकार की चोरी, चोरी से तात्पर्य है जो कानूनी रूप से वैध ना हो, कोई ऐसा काम जिसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं जो कानूनी रूप से वैध ना हो, जो नैतिक रूप से सही ना हो, उस धन का संबंध छठे भाव से होता है। छठा भाव भी धन देता है। कुंडली में 12 भाव हैं और 12 के 12 भाव में शक्ति है धन देने की, पर सबके धन देने के तरीके अलग अलग हैं, उनके टाइप्स अलग अलग हैं। वो आप ज्योतिष में सीखोगे। तो आज से आप ये वाले नहीं बेटा, साथ ही और पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि हम जब सेकंड हाउस की बात करते हैं तो ऐसे धन की बात हो रही है जो इज्जत के साथ कमाया गया धन, रेस्पेक्ट के साथ कमाया गया धन हो। यहाँ पर केवल उस चीज की बात हो रही है, यहाँ रिश्वत की कमाई की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसका संबंध छठे भाव से। अब आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब इसमें को समझने के बाद हमारा दिमाग तुरंत आना चाहिए कि सेकंड हाउस का मालिक जो होता है, जो सेकंड हाउस की जमीन है, उसका मालिक शुक्र है। और लाल किताब की ब्यूटी देखो, आपको जो मैं ये भाव की यात्रा करवा रहा हूं ना, हर भाव अपना सॉल्यूशन खुद देता है। अक्सर लाल किताब के ज्योतिष में लोग सीखने वाले का एक लालच बहुत बड़ा होता है कि हम रेमेडी करना सीख जाएंगे, हम उपाय करना सीख जाएंगे। आपको नहीं मालूम, आपकी कुंडली स्वयं उपाय देती है। हर किसी की कुंडली स्वयं बता रही है कि मेरा क्या रेमेडी करनी चाहिए, बशर्ते आपको क्लियर कट कहानी समझ में आनी चाहिए कि किस हाउस से क्या क्या चीजें आप देखते हैं और किसका संबंध किसके साथ। अगर ये कनेक्शन समझ में आ गया फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब याद रखेंगे दूसरे भाव की जमीन का मालिक कौन है? शुक्र है। शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र है ऐश्वर्य का, मीठा बोलने का, मिठास का, जिंदगी की मिठास का कारक होता है शुक्र। यानी अगर आप धन से पीड़ित हो, आपको लगता है कि धन नहीं आ रहा या कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमें जीवन में मिठास पैदा करने की आवश्यकता है। अभी मैं पूरा डिटेल थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको इसकी कहानी समझाऊंगा कि ये बात आज हमने क्यों छेड़ी। तो सेकंड हाउस में जो धन की बात चल रही है, धन कमाने के लिए हमें बोलना पड़ता है, पर बोलते तो सभी हैं, और सभी लोग बोलने वाले पैसा नहीं कमाते हैं। बोलते सभी हैं, परंतु सभी बोलने वाले पैसा नहीं कमाते हैं। पैसा कौन कमा सकता है? तो सेकंड हाउस बताता है जिसके पास ऐसी भाषा हो जो दूसरे का मन मोह ले, अर्थात टैक्टफुली बातचीत करने की कला। टैक्टफुली का मतलब होता है ऐसे शब्द का उपयोग किया जाए
जिससे सामने वाला प्रसन्न हो जाए, उसका कारक सेकंड हाउस है। जो वाणी आ रही है वो ऐसे आ रही है कि वो खुद कह रही है कि मीठा बोलो, अच्छा बोलो, उन शब्दों का चुनाव करो जिन शब्दों से मन प्रसन्न हो जाए। तो एक हमारे कहावत होती है, मीठा बोलने वाले की मिर्च बिक जाती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो ये धन कमाने वाले, खास करके जिनका सेल्स से रिलेटेड काम हो, उन्हें इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सेल्समैन है? कौन कौन सेल्समैन है? किरण जी, एक ने उठाया। हम सभी सेल्समैन हैं, ऑल आर सेल्समैन। कोई अपनी नॉलेज बेच रहा है, कोई अपने फिजिकल वर्क को बेच रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंस को बेच रहा है। तुम्हें पैसा दे कौन रहा है? तुम कुछ ना कुछ बेच रहे हो, इसलिए तुम्हें पैसा मिल रहा है। उसको पैसा मिल के दिखाए जो कुछ नहीं बेच रहा। हो सकता है पॉसिबल? नहीं। हम नौकरी कर रहे हैं तो हमने जिसके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उसके यहाँ हमने अपना दिमाग बेच रखा है। कोई आपसे मेहनत मजदूरी करवाता है, आपने अपने शरीर की मेहनत बेच रखी है उसको। मेरे जैसा आदमी है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बेच रखा है। आप हर आदमी जब तक कुछ बेचेगा नहीं, जब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं। और इंडिया में कहते हैं सेल्स ठीक नहीं है यार, इट्स नॉट गुड। जिंदगी में पैसा ही वो कमा सकता है जो अच्छा सेल्समैन है। कौन कितना पैसा कमाएगा? जो जितना बड़ा सेल्समैन उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। सिंपल कंसेप्ट। तो कभी गलती मत खाओ कि हम तो जॉब करते हैं और आई एम नॉट ए सेल्समैन। आप उसको देख रहे हो जो सेल्समैन की जॉब करता है। नहीं, हम सभी सेल्समैन हैं। तो अब लाल किताब क्या कह रही है? उन सभी के बारे में, हम सभी के बारे में कह रही है कि तुम्हें वो बोलना है जो मीठा हो, जिसमें किसी के प्रकार की हिंसा व्याप्त ना हो, किसी के मन को हम दुखी ना करें। अब तीसरे फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं हम। पहला था हमारा धन, दूसरा था जुबान, और तीसरा है खान पान, खाने पीने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। खाने पीने का और धन का भी संबंध एक ही होना चाहिए? भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब दूसरे भाव का मालिक एक ही ग्रह है, शुक्र, एक है कि नहीं? जमीन का मालिक कौन है? शुक्र है। जब धन का मालिक भी है, बोलचाल का मालिक भी है, तो खाने पीने का भी वही है। तो अब हमें समझना है कि खान पान का संबंध भी धन से होता है। जितना अच्छा खान पान आपका होगा, जितना प्रकृति सम्मत आपका खान पान होगा, उतना ही ज्यादा अच्छी आयु होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा आपके जीवन में धन आएगा। अब ये बहुत बड़ा बहस का विषय है कि कोई 3 टाइम रोटियां खा रहा है तो क्या मतलब है, और 2 टाइम खा रहा है तो क्या मतलब है, कोई नॉन वेज खा रहा है तो क्या मतलब है। तो आपने तो सिर्फ इतना देखना है कुंडली में कि सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है, वही ग्रह बहुत हद तक जिम्मेवार होता है आपके खान पान को बिगाड़ने में, आपके धन को बिगाड़ने में, और आपकी भाषा को बिगाड़ने में। जो ग्रह सेकंड हाउस में बैठेगा वो जिम्मेवार होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, साहब मेरा तो सेकंड में कोई बैठा ही नहीं है, तो पर मेरा कौन है बिगाड़ने वाला? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जिनका कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो शुक्र तो विद्यमान है ना। तो शुक्र की जमीन है। मकान किसका है ये सोचना होगा। मकान है बृहस्पति का, जुपिटर का। बृहस्पति ने उसके ऊपर मकान बना दिया, मकान का मालिक हो गया। यानी कि दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे, शुक्र और गुरु दोनों मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं इस आदमी को
कितना धन देना है, कितना एंजॉय देना है। फिर आप कहेंगे जी यही बात तो आपने शुक्र में बताई, अब गुरु नया क्या करेगा? यस, ग्रेट क्वेश्चन। गुरु क्या करेगा यहाँ? गुरु लेकर के आता है स्मूथनेस इन योर लाइफ, इन योर अर्निंग, कि आप पैसा बहुत स्मूथली कमाओगे या बड़ा प्रॉब्लम से कमाओगे। ये कौन डिसाइड करेगा? जुपिटर डिसाइड करेगा, गुरु डिसाइड करेगा। आगे चल करके पता चलेगा। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है आपका, तो जीवन में जो भी काम करोगे और उससे जो धन आएगा वो बहुत इजी आएगा, इजी तरीके से आएगा, स्मूथली आएगा, बिना अड़चनों के आएगा, बिना अटकने के आएगा। तो जिन लोगों का भी गुरु अच्छा होता है, अक्सर वो उच्च पद के ऊपर काम करते हैं, या उनका एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम फिक्स्ड होता है, या एक से ज्यादा भी जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो लगभग लगभग फिक्स टाइप के होते हैं, पर निरंतर बढ़ते हुए चले जाते हैं। देखिए अर्चना जी, अभी कुछ लिखिए मत, मेरा ध्यान डिस्टर्ब होगा। आपको मैं टाइम दूंगा, जब आप पूछिएगा क्या है क्या नहीं। हम अपने क्वेश्चन को आगे रख देते हैं, पर उससे जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी। और ऊपर से मैंने चश्मा भी इसीलिए उतार दिया है ताकि कोई पूछे ही ना। और मेरे पास पक्का बहाना है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो बेशक ठीक है, दिखाई देता है, पर मैंने इसलिए चश्मा उतार दिया है, तो मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप समझ लीजिए बात को, कि गुरु ग्रह हमारे जीवन में धन के मामले में स्मूथनेस पैदा करता है। वाणी के मामले में क्या पैदा करेगा? शुक्र ने मिठास दी, गुरु क्या देगा? ज्ञान सूचक शब्द, वो शब्द जिसमें ज्ञान झलकता हो। अब कोई मीठा तो बहुत बोले और बकलोली करे तो अच्छा लगेगा क्या? लॉजिकल बात कहने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। लॉजिकल बात को अगर आप मीठे तरीके से, मिठास भरे तरीके से कहते हो, तो ये बहुत उत्तम माना जाएगा। तीसरा क्या है? खान पान। खान पान के मामले में गुरु आपको ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है आपको? कि शुद्ध एवं सात्विक खाना खाना है। इसीलिए हमारे संत महात्मा साधु लोग कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अन्न का असर मन पर होता है और मन का असर मनी पर होता है। ये ऑलवेज रिमेम्बर, अन्न का असर मन पर होता है और मन का असर मनी पर होता है। बहुत गहरा विज्ञान है। दो चीजें आप समझ गए, बृहस्पति को समझा, आपने शुक्र को समझा। अब हम बात करेंगे कि सेकंड हाउस में कौन ग्रह उच्च का होता है? चंद्रमा उच्च का होता है। अब देखो, चंद्रमा जी महाराज भी आपको ज्ञान देने आ गए सेकंड हाउस के मामले में। वो क्या कह रहे हैं? चंद्र का संबंध हमारे मन से है। और अभी अभी क्या समझाया मैंने? अन्न का संबंध मन से और मन का संबंध मनी से। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष कह रहा है। इसीलिए लाल किताब में लिक्विडिटी ऑफ मनी, इसका संबंध चंद्रमा से है। कितने तेजी से पैसा आएगा, कितना फ्लो है। कई लोग हैं जिनकी किस्मत में रोज लाखों रुपए गिनते हैं, खूब पैसा, खूब बढ़िया पैसा। चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही फ्लो ऑफ मनी, लिक्विडिटी ऑफ कैश जबरदस्त होता है। यानी कि लिक्विडिटी ऑफ कैश का तात्पर्य, कोई आपके घर पर मेहमान आ गया, कोई आपका दोस्त आ गया, साथी आ गया, उसने कहा यार 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपने लिया और फटाफट 5 लाख रुपए सूटकेस में से निकाले और पकड़ा, प्रॉब्लम ही नहीं।
दूसरा कहता है यार 5 लाख तो है पर बैंक में है, घर में तो 50,000 रुपये पड़े हैं। लाओ, बोला जी कल तो संडे है, बंदे को तो कल किसी को देना है। आप उस व्यक्ति को सिवाय लौटाने के वापस कुछ नहीं कर सकते। और तो और आप ही को दिक्कत पड़ गया, कोई ऐसा काम पड़ गया, तो आपके पास कैश तो है ही नहीं, बैंक में करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि साहब मतलब क्या बना ये, आपने शुक्र को भी धन के साथ जोड़ दिया, आपने बृहस्पति को भी धन के साथ जोड़ दिया, अब तीसरा चंद्रमा आया उसको भी धन के साथ जोड़ दिया, ये कौन सा धन बता रहा है? तो आप समझ में आ गए, जो आप नोट गिनते हैं कैश फटाफट घर में पड़ा हुआ है वही चंद्रमा है। अब जितने भी नौकरी पेशा वाले आदमी हैं आजकल, उनको कैश तो मिलता नहीं है, पेमेंट आ जाती है फटाफट। बैंक में है जी, पैसा आ गया, पर अब बैंक में है, एक फिगर देख लो बस अपने पास, आज ही इतना 1,000 रुपया फिगर में आ गया मोबाइल पर, ऐसा ही होता है ना। चंद्रमा की गड़बड़ है ये। कैश जरूरी है, कैश जरूरी है। विद्या कंठ पैसा अंठ, धन आपके पास उसी को ही मानो जो तुम्हारी जेब में पड़ा है। बैंक में पड़ा है चाहे करोड़ों रुपया, किसी का 100 करोड़ रुपए की जमीन पड़ी हुई है, एक आदमी जमीन का मालिक 100 करोड़ का मालिक है, उसे 20 लाख रुपए चाहिए, ना बैंक में है ना कैश इन हैंड है। अब क्या वो 100 करोड़ की जमीन बेचेगा 20 लाख के चक्कर में? भाई क्या करेगा? अब किसी को जमीन दे भी नहीं सकता, हिसाब 20 रख ले कुछ दिनों के लिए, 20 लाख रुपए देते, कल को वही अड़प जाए तो फंस गया ना। ऐसे ये वो लोग हैं जो कहते साहब क्या करें, हाथ टाइट है। तो 3 ग्रह हो गए आपके, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, चंद्र हो गया। शुक्र ने सामर्थ्य दिया, पैसा कमाने का सामर्थ्य। शुक्र ज्ञान दे रहा है कि किस तरीके से चीजों को चाशनी में लिपेट करके सामने वाले के परोसनी। गुरु दे रहा है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु आशीर्वाद देता है कि आपको लाइफ में इज्जत के साथ कैसे पैसा कमाना, कि धन तो कमाना पर इज्जत नहीं गंवानी। धन तो कमाना है इतने अच्छे तरीके से। अब तरीका क्या है? ज्ञान ही एक तरीका है। अब कोई वकील है तो क्या बेच रहा है? अपना ज्ञान बेच रहा है। चार्टेड अकाउंटेंट है, क्या बेच रहा है? अपना ज्ञान बेच रहा है। टीचर क्या बेच रहा है? अपना ज्ञान बेच रहा है, अपना एक्सपीरियंस बेच रहा है। एक डॉक्टर क्या बेच रहा है? अपना ज्ञान बेच रहा है, अपना एक्सपीरियंस बेच रहा है। गुरु के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो 3 ग्रह सेकंड हाउस में चाहिए हमें। अब गरीब कौन होते हैं? जो इन 3 ग्रहों को नहीं समझ पाते, वो जिंदगी भर गरीब रहते। अगर कोई आपसे पूछे कि हम ज्योतिष में कोई फार्मूला लिखा है क्या अमीर बनने का, तो बस सेकंड हाउस समझा देना कि सेकंड हाउस 3 पिलर पर खड़ा है, शुक्र पर खड़ा है, जुपिटर पर खड़ा है, और चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति 3 पिलर हैं, इन पर खड़ा हुआ है। जो इनको फॉलो करेगा, जो इन 3 ग्रहों की बात को मानेगा, वो जिंदगी में गरीब नहीं रह सकता, जिंदगी में गरीब नहीं रह सकता। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे बेचारा कप प्लेट उठाने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ कोई मायने नहीं रखता कि वो झोपड़ी में पैदा हुआ कि कहाँ पैदा हुआ। बशर्ते अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी आप केवल ये 3 ग्रह समझा के जाना कि बेटा ये ग्रह हैं जो तुम्हें धन देंगे। बाकी सब ग्रह भी धन देते हैं, पर वो सब के सब साइड से मदद करते हैं, आपके ही कार्यों को मदद देने का कार्य करते हैं। आप काम, कुछ भी काम करो, आप लोहे का काम करो, प्लास्टिक का काम करो, कांच का करो, दुकान करो, किताब की दुकान करो, कुछ करो, कोई मायने रखो, अल्टीमेटली ये 3 ग्रह आपको बताएंगे सेकंड हाउस के हिसाब मामला अच्छा है या बुरा है। क्लियर कट समझ में आ गया? सिंपल यहीं पर अपने बात रख दी है। अब हमें समझना ये होगा और इसका संबंध किस किस चीज से है सेकंड हाउस का।
सेकंड हाउस का संबंध है हमारे सबसे पहले गुरु का। सबसे पहले गुरु होती है हमारी माँ। जब हम इस संसार में आए तो हम बिल्कुल अबोध थे, हमारे को कुछ नहीं ज्ञान था किसी प्रकार का भी, खाने पीने न कपड़ा पहनने किसी चीज का ज्ञान नहीं, अबोध बालक जैसे हो। जैसे जैसे होश संभालता है तो सबसे पहले उसकी माँ आती है जो बताती है उसको उसको ज्ञान देती है। तो यहाँ चंद्रमा अपना रोल अदा करता है। तो पहली गुरु हमारी माँ है जो खाने पीने से लेकर के बहुत पेशेंसफुली आपको सिखाती है उस तरीके से। और मार पिटाई भी कर देती है कभी कभी है। तो जो गुरु के पास तो दोनों ही बातें, मीठी बातें भी, मार पिटाई भी, हर बात की बात है ना। तो सेकंड हाउस का संबंध हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ का। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का संबंध भी सेकंड हाउस से ही होता है। सेकंड हाउस का संबंध हमारे ससुराल से है। तो आपको पता चलेगा किन किन लोगों के ससुराल से संबंध अच्छे नहीं है, ससुराल कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है। अच्छे का मतलब मदद कितनी करता है, संबंध कैसे है। अच्छे का मतलब अच्छे तो सभी के ससुराल होते हैं ना, बुरा किसी का ससुराल नहीं होता है। बस सिर्फ टाइम पे मदद कौन करता है, मतलब ये कौन प्यार देता है, कौन रेस्पेक्ट देता है, उससे मतलब। सेकंड हाउस की एक इम्पोर्टेंट बात और है, इस लाल किताब के अनुसार सेकंड भाव हमारे मंदिर का होता है, धर्म स्थान का होता है। जो आप जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ आसपास जो भी मंदिर है वो एक प्रकार से आपका सेकंड हाउस है। आपका उसके साथ संबंध कैसा है, ध्यान रखिए। जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां का एक लोकल देवी देवता भी होता है जिसे स्थान देवता कहते हैं। अगर धन कमाना है, जिस शहर में भी जाकर के बस रहे हो, वहां के लोकल देवी देवता को महीने में एक बार जरूर नतमस्तक होना, जरूर उनके लिए जो भोग मिठाई जो भी हो सके तुमसे वो जरूर करना। जिस भी शहर में रहते हो, हर शहर में छोटे कस्बे में कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई धर्म स्थान जरूर फेमस होता है। ये हिंदुस्तान है। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो जरूर वहां के देवी देवता से, लोकल देवी देवता से कभी भी उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए और हमेशा उनके साथ एक अच्छा संबंध कायम करें। तो आप देखेंगे कि ये चीज आपको बहुत फायदा दे रही है। इसी प्रकार से सेकंड हाउस का जो संबंध है उन पेड़ पौधों से होता है जो कलम से लग जाते हैं, जैसे पुदीना हो गया, शाखा से लग जाते हैं, मनी प्लांट है, पुदीना है और कई पौधे हैं। ये मैंने मेरे घर में लगा रखे हैं इसलिए मुझे आइडिया है, तो गार्डनिंग का ज्यादा पता नहीं है मुझे। जो भी शाखा से काट करके लगा दिए जाते हैं। एक फूल का और लगा रखा हमने, वो भी शाखा से काट करके माली आके लगा देता है, तो मैं देखता हूँ। तो वो सभी के सभी पेड़ पौधे, उनका संबंध सेकंड हाउस से ही होता है। जो आप मनी प्लांट लगाते हैं ना अपने घर के अंदर, उसका संबंध सेकंड हाउस से है। ठीक है, नाम भी मनी प्लांट, सेकंड हाउस भी मनी, है ना। बहुत बढ़िया। और दूसरे भाव में जो दिशा होती है, पहले भाव की जो दिशा थी वो पूर्व दिशा थी, और ये वाली जो दिशा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उत्तर पश्चिम दिशा। लाल किताब का नियम लिख, लाल किताब कहती है दूसरे भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, बशर्ते आप कोई भी ऐसा काम ना करो जो गुरु
शुक्र और चंद्र को प्रिय ना हो। मतलब जिन चीजों से गुरु ग्रह को प्रॉब्लम है, शुक्र को प्रॉब्लम है, चंद्र को प्रॉब्लम है, तो कोई भी ऐसा काम ना करो। अगर काम ना करने का मतलब यहाँ पे खान पान से लेकर के आपके लाइफस्टाइल तक है। आप दूसरों से व्यवहार जब करते हो तो 3 ग्रहों का ध्यान रखो। अगर आप 3 ग्रहों का ध्यान रख रहे हो, कोई मायने नहीं रखता कि आपके दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपकी वाणी को, आपके धन को, आपके अन्न को गड़बड़ कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। पर ये केवल उन्हीं लोगों को डिस्टर्ब करेगा जो 3 ग्रहों की बात नहीं सुनेंगे। क्लियर कट हो गई। ये एक ऐसा ग्रह माना, एक ऐसा भाव है, यहाँ पर कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होता। सेकंड हाउस में कोई ग्रह नीच का नहीं होता, और उच्च का होता है चंद्रमा। अब आप देखो, आज के बाद ये मत मानना गरीबी भगवान की देन है। लाल किताब का बहुत बड़ा मैसेज है। गरीबी भगवान की देन नहीं है। भगवान ने तो आपके सारे रास्ते खोल दिए। भगवान ने तो ज्योतिष में लिख दिया, जो जिस भाव से तुम धन देखते हो ना, वहां तो कोई भी ग्रह अशुभ फल देता ही नहीं है। जब कोई ग्रह अशुभ फल दे ही नहीं रहा तो तुम्हारे धन को रोक कौन रहा है? कोई नहीं रोक रहा। गरीब आदमी अमीर हो जाना चाहिए। गरीब आदमी अमीर हो जाना चाहिए, नहीं होते। और गरीब आदमी का अगर आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे उनमें वो तमाम कमियां मिलेंगी जो ना चंद्रमा को प्यारी है, ना शुक्र को अच्छी लगती है, ना गुरु को अच्छी लगती है। ये हमेशा ध्यान रखें। गरीब आदमी अगर एक एक ग्रह को पकड़ करके चलना शुरू कर दे, एक एक ग्रह को ठीक करना शुरू कर दे, और कुछ ना करे तो कोई उपाय करने की जरूरत है, उनकी बातों को मानना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी के अंदर ही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जवानी कैसी भी निकल जाओ, ये सूत्र याद रखना, जवानी कैसी भी निकल जाओ, बुढ़ापा गरीबी में नहीं निकलता। एक आदमी मान लो बेचारा गरीब घर में पैदा हो गया, अब 20-22 साल की उम्र, 25 साल की उम्र ऐसी लगा लो, चलो बेचारे को ज्ञान ही नहीं था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसको बेचारे माँ बाप भी गरीब थे, कोई समझाने वाला भी नहीं था उसको, उसकी लाइफ में कुछ नहीं थी। अब 25 साल के बाद उसने काम धंधा भी शुरू किया, कुछ ना कुछ तो हर आदमी करता ही है। 10-15 साल आप और लगा लो कि 15 साल तक उसको ये ज्ञान ही नहीं मिला ज्योतिष का, या कोई समझाने वाला ही नहीं मिला कि जिंदगी में धन आता कैसे है। 40 साल उम्र लगा लो, अगर वो आदमी 40 साल की उम्र में भी इन 3 ग्रहों में से ग्रह पकड़ करके चलना शुरू कर दे, 10 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगले 10 साल के अंदर उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। यानी जब वो 50 क्रॉस करेगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो कोई ना कोई भगवान ऐसा रास्ता निकाल देंगे कि उसका बुढ़ापा गरीबी में नहीं जाएगा। बेशक उसके घर में पंखा ना हो जब पैदा हुआ हो, पर जब बूढ़ा होगा तो घर में एसी लगा जरूर मिलेगा उसको। मतलब इतने कमाल की चीज। तो आप सोचिए कितना गहरा ज्ञान आप सीख रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, कितने मिथ को क्लियर करता है। आज आप तमाम तरह के वीडियो सुनते हैं, पॉजिटिव स्पीकर और पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर, और धन कमाने के रास्ते और फलाने रास्ते और मैनिफेस्टेशन। भाई किसी की जरूरत नहीं है।
केवल और केवल ज्योतिष को शिष्यवत होकर के सीख लो, आपको किसी बाबा के प्रवचन की आवश्यकता ही नहीं। वैसे तो आप लोग मेरी क्लास अटेंड कर लिए, मैं खुद अपने आप में बाबा जी हूँ, चिंता ना करो, बाबा जी वाला प्रवचन का भी काम मैं कर दूंगा, है ना, तो चिंता मत करो। तो आप सिर्फ इस कंसेप्ट को समझ लो, उसी से बात पक्की हो जाती। अब ये सेकंड हाउस का मैंने सारा का सारा बात बता दी है। मीठा बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना। चंद्रमा मन है, ना खुद को दुखी रखो ना दूसरे को दुख दो, दूसरे को भी कष्ट मत दो, मन मत दुखाओ दूसरे का। जब जब आप दूसरे के मन को दुख पहुंचाओगे, आप अपने धन को ही कम कर रहे हो एक प्रकार से। पर हमें मंथ के हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि यार अपने को घाटा हो गया। होता है घाटा, वो कब पता चलता है? बहुत लेट पता चलता है। इसलिए इस संसार में सबसे आसान अगर कोई काम है तो वो धन कमाना है। कितना धन? जितने आपकी जरूरत हो। आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए धन कमाने में बहुत आसान है। जब आप बात करते हो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो आपकी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं का संबंध 11वें भाव से, 11th हाउस से। उसका धन भाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास लोग बहुत सारे आते हैं, क्या करें जी, देखो जी, क्या हम 100 करोड़ के आदमी बन जाएंगे? क्या हम 200 करोड़ के आदमी बन जाएंगे? आप देखो हमारी कुंडली में। अरे भाई, ये दूसरे भाव का कंसेप्ट नहीं है, धन का कंसेप्ट नहीं है, तो इच्छा की बात है। आप कह रहे हो मेरी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो 11वां भाव डिसाइड करेगा। आपको क्लियर हो गई धन के मामले में कंसेप्ट, कि धन कोई इच्छा की बात कर रहा है, मेरा इतना बड़ा मकान होगा कि नहीं होगा, ये सेकंड हाउस का विषय नहीं है। तो आपको समझना है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको किस हाउस में जाके देखना है, और किस ग्रह के साथ आपने उस हाउस को कनेक्ट करना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ बात? बहुत सिंपल। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ, सिर्फ हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करें, मैं बोलूंगा, इससे रिलेटेड ही बात करेंगे, और कोई बात नहीं। किसी को हैंड रेज करना कर सकते हो। हाँ, हर्ष पटेल जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। ओके, आपने बोला कि जो सेकंड भाव है उसमें गुरु शुक्र चंद्र का जो वो लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, राइट? उसके लिए पर प्रॉब्लम ये है कि गुरु और शुक्र को तो दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है ना उनकी, तो बिल्कुल है। ऐसे में अगर हम गुरु का काम करेंगे तो शुक्र हो जाएगा, और शुक्र का काम बिल्कुल करेंगे तो गुरु नहीं, नाराज हो जाएगा। तो ये ऐसे ये कैसे हो मिथ सकता ये मिथ है। अभी हमें बहुत ऊपर उठना है और बहुत ज्ञान ग्रहण करना है, समझना है। ये लोगों में बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम गुरु को करेंगे तो शुक्र नाराज हो जाएंगे, फलाना ना। क्या करेंगे? क्या पहले तो समझे, करेंगे क्या? गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है कि आप साधना करो। गुरु चाहता है कि आप मंत्र जप करो। मंत्र जप क्या चीज है? मंत्र जप है ऐसे शब्द जो यूनिवर्स में, एक चीज ध्यान रखना, शब्द ब्रह्म स्वरूप होते हैं। हम जो भी बोलते हैं वो शब्द कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, वो ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं, ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसीलिए जो आपके शब्द हैं, शब्द भी एक एनर्जी का रूप होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए। मंत्र जप की बात क्यों आती है? मंत्र जप करने से आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होती है, आपके एटमॉस्फेयर की नकारात्मकता खत्म होती है, और पूर्व जन्म के जो किए गए पाप कर्म है वो भी समाप्त होते हैं। तो गुरु कह रहे हैं मंत्र जाप करो, साधना करो। शुक्र स्वयं बहुत बड़े साधक है। शुक्र भी शुक्राचार्य हैं,
वो भगवान शिव की साधना करते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव से उत्पन्न है। भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए वही शुक्राचार्य, वो तो बहुत बड़े साधक है। कौन है शुक्र? शुक्र स्वयं गुरु है। अरे क्या फर्क पड़ गया भाई, एक गोरे आदमियों का गुरु है, काले आदमियों का गुरु है, इतना ही तो फर्क है भाई। बंदों में ही तो फर्क है, एक राक्षसों का गुरु है, एक देवताओं का गुरु है। गोरे पर का सर मतलब एक देवता, क्वेश्चन, काले का मतलब, सुन लो सॉरी हर बीच में ना बोलो, हाँ आपने बोल दिया बात खत्म। सर। समझ गया मैं बात, मिथ को खत्म कर रहे हैं हम। तो आप इस पॉइंट को समझिए। दूसरा, गुरु कहता है बड़ों का सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, जिससे आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो उसका सदैव सम्मान करो, सदैव रेस्पेक्ट करो। शुक्र कौन सा कह रहे हैं कि हमारे तुम गुरुओं का अपमान करो? नो एंड नेवर। आप कभी शिव महापुराण पढ़िए, आप कभी देव दानव संवाद पढ़िए, कभी देव दानव युद्ध पढ़िए, आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जाइए और वहां देखिए, तब आपको शुक्राचार्य का असली स्वरूप के दर्शन होंगे कि शुक्राचार्य कितने बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। ऐसे ही नहीं लक्ष्मी देवी शुक्र ग्रह के साथ कनेक्ट हुई, जो पूरे संसार को चलाती है। पूरे संसार को चलाने वाली जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है, अर्थतंत्र के अंदर, यानी कि धन के मामले में। और उनका संबंध किससे? शुक्र से। एक प्रकार से शुक्र का लक्ष्मी से क्या संबंध है? माँ लक्ष्मी शुक्राचार्य की देवी हैं, शुक्राचार्य की देवी हैं। जैसे राहु की देवी माँ सरस्वती। हमारे यहाँ पे बड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिस ग्रह का की जो देवी हो, अगर आप उस देवी की भी पूजा प्रार्थना करते हैं तो भी ग्रह शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति माँ सरस्वती की अगर पूजा करे तो उसके राहु का दोष खत्म हो जाता है स्वतः ही, इतना सिंपल। तो जो माँ लक्ष्मी की पूजा करेगा तो शुक्र का दोष दूर हो जाएगा। आप सोचिए, जब आप गहराई में जाएंगे और शुक्राचार्य को बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। गुरु ग्रह कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं नैतिकता को ही सपोर्ट करूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं आप नैतिकता को सपोर्ट करते हो, अच्छी बात है, बट भाई मैंने तो इस संसार में बैलेंस बनाना है। देवता तो आज सारे राक्षसों को मार के खत्म कर देंगे तो इस संसार में बैलेंस खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आग और पानी का बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बैलेंस बना रहना चाहिए। खोज करो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और हमारे देश में से सारे चोर रातों रात गायब हो जाए, सारे डकैत सारे चोर भाग जाएं, आप बताओ पुलिस क्या करेगी? क्या सेना करेगी आपकी? कितने लाखों करोड़ों नौकरियां एक रात में ही खत्म हो जाएंगी। वो क्या करेंगे? उनके पास क्या काम रहेगा? कोई काम नहीं रहेगा। ये संसार का नियम है और हम संसार के उन नियमों से नहीं फाइट कर सकते। हमें इस संसार में रह करके संसार के नियमों को मान करके ही अपने जीवन का यापन करना है और अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है, निम्न स्तर से उच्चतर स्तर के ऊपर अपने जीवन को बनाना है। बाकी जब आप धीरे धीरे आप लाल किताब या कोई भी ज्योतिष की विद्या जब आप सीखते हैं और जब आप इन प्लैनेट्स के देवताओं की गहराई में जाएंगे तो आपको कमाल नजर आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। शुक्र, थैंक यू। शुक्र जो है एक आंख से वैसे काने हैं। लाल किताब कहती है कि अगर शुक्र का दोष है तो काने व्यक्ति को कुछ दे दो और उसका अपमान मत करो। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती है लाल किताब का। मकसद एक है कि परिवार में एकता बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, है ना। ये हर्ष आपने म्यूट नहीं किया, आपकी तरफ से आवाज आ रही।
परिवार में एकता बनी रहे, सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी के अंदर प्रेम बना रहे, सब में मित्रता का भाव हो, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, यही लाल किताब का कंसेप्ट है। आप जिस स्थान पे रहते हो उस स्थान में रहने वाले जीव जानवर तक भी भूखे नहीं रहने चाहिए, इसलिए हर जानवर को किसी न किसी ग्रह के साथ जोड़ दिया कि जाओ कुत्ते को रोटी दे दो, गाय को रोटी दे दो, कौवे को ये दे दो, फलाने को ये दे दो। आप देखिए लाल किताब ने का जो फिलॉसफी है वो कितनी महान फिलॉसफी है, वो आपको ही नहीं कह रही, आपके आसपास तक रहने वाले लोगों को बारे में कह रही है। अगर कोई महिला विधवा हो गई है तो क्या कहती है कि आप उस विधवा महिला की मदद करो, निष्काम भाव से मदद करो, आपका मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। हर ग्रह के को ठीक करने के लिए, समाज की किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जिम्मेवारी सौंप रही है लाल किताब, और कह रही है कि आप अपने कर्मों को सुधार लो इस तरीके से। गुड। नरेश जी। सर, शुक्र की जमीन है दूसरा घर, गुरु का मकान है, यहाँ पे हमें चंद्र का क्यों ख्याल रखना है, ये थोड़ा मुझे चंद्र समझ। का ख्याल इसलिए रखना है नरेश जी, यही एक ऐसा स्थान है जहां पर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रह जिस घर में जाकर के उच्च का होगा, उस ग्रह का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस हाउस पर होगा, या आप सोचिए उस हाउस को उस ग्रह की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु ग्रह चौथे भाव के अंदर उच्च के होते हैं। फोर्थ हाउस क्या है? आपका अपना खुद का घर। अब गुरु का वातावरण कैसा है? सात्विक, सतोगुणी, आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, ज्ञानमय। ये गुरु का वातावरण वो गया है जहां बेटा बाप के एक वचन के कारण 14 साल का वनवास चला जाता है। ये गुरु की ताकत है। तो घर कैसा होना चाहिए? आप हर ग्रह को लगा लगा करके देखो कि ग्रह के अपने घर में कैसे संस्कार होने चाहिए। आप जब ग्रहों को समझेंगे तो आप कहेंगे गुरु के संस्कार होने चाहिए। शुक्र को लगाओगे तो क्या होगा? घर में लग्जरी आ जाएगी। चंद्रमा को लगाओगे तो क्या होगा? मौजी पना रह जाएगा, मन मौजी, मन की चंचलता आ जाएगी। किसी भी ग्रह को लगा करके देख लो, घर में अच्छा वातावरण, बैलेंस्ड वातावरण सिर्फ आएगा जब गुरु अच्छा। गुरु, इसलिए फोर्थ हाउस में गुरु क्या होगा? उच्च का। मंगल उच्च का कहाँ है? 10वें भाव में। जब 10वें भाव को मंगल की आवश्यकता है। आप कर्म कर रहे हो, पर कर्म के लिए क्या इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप उसके मास्टर बन जाओ? मंगल प्रैक्टिस का प्रतीक है। मंगल एक ही काम को 10 बार, 20 बार, 30 बार करवा देगा, पर हार नहीं मानने देगा। चाहे आप 30 बार फेल हो जाओ, वो 31वें बार फिर शुरू हो जाएगा। तो जीतेगा कौन? जीतेंगे वही लोग जो हार नहीं मानते। 10th हाउस हाउस ऑफ सक्सेस कहलाता है। वो इसीलिए कहलाता है, एक खिलाड़ी जब ओलंपिक में खेलता है तो 4 साल लगातार मेहनत करता है, और उस आधे घंटे में उसका पूरे 4 साल की मेहनत का परिणाम आता है। इसीलिए खिलाड़ी मंगल ग्रह से बनता है। तो अगर हम इतनी प्रैक्टिस करें कि हम उसके मास्टर बन जाए, तो मास्टर कौन ग्रह बनाएगा? तो आपको समझना है, जो ग्रह जिस भाव में उच्च का हो जाता है, उस भाव को 4 चांद लगाने के लिए उस ग्रह के गुणों की आवश्यकता है। बेशक हम सभी का मंगल 10वें में नहीं बैठा, पर लाल किताब मैसेज दे रही है आपको कि आप जब 10वें भाव में जाएं, यानी कि जब आप कर्म करें, तो आपको मंगल की फिलॉसफी को मानना है। जब आप धन कमाने जाएं, तो आपको चंद्रमा की फिलॉसफी को बनाना है। जब आप अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो आपको गुरु ग्रह की फिलॉसफी को मानना है। जब आप अपने दाम्पत्य जीवन को निभाएंगे, जब आप अपनी मैरिज लाइफ को निभाएंगे, तो शनि उच्च के कहाँ होते हैं? शनि उच्च के 7वें भाव में होते हैं।
घर गृहस्थी को निभाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए शनि की आवश्यकता है। शनि की फिलॉसफी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। लगे रहो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लोग कहते हैं अरे हम कमा कमा के बूढ़े हो गए तुम्हारे को पालते हुए हैं। कभी बीवी को ताना मार देंगे, बच्चे को ताना मार देंगे, दिल कर रहा है मैं तो भाग जाऊं छोड़ छाड़ के गंगा जी, हैं वृंदावन भाग जाऊं, सन्यास ले लूं, बहुत कमा लिया तुम्हारे लिए, 1 पैसे का मुझे फायदा नहीं मिला, तुम लोग दूसरे सब बेकार हो, कह देते ना गुस्से में आकर के। ये शनि की फिलॉसफी नहीं है। शनि की फिलॉसफी है आपने जिम्मेदारी निभानी है। शनि जिम्मेदारी का प्रतीक है, शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है, कंसिस्टेंसी का प्रतीक है। जब लाल किताब खुद बताती है कि घर गृहस्थी के 2 चक्के, घर गृहस्थी के 2 चक्के कौन से चक्के हैं? जिसपे हम गेहूं का आटा पीसते थे, गेहूं पीसते थे ना, कुछ पार्ट होते, पुरानी चक्कियां देखी होंगी, तो जो पत्थर के 2 पार्ट हैं, शुक्र क्या है वहां पर सप्तम भाव, एक राहु है, केतु, उसमें जो किल्ला गड़ा है, किल्ला जो गड़ा है जिसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, वो किल्ला ही शनि का है। वो जब सप्तम आएगा आपको समझाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रह जिस जगह में उच्च का है, समझ लो उस भाव को अगर 4 चांद लगाने, यानी उस भाव से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है, तो आपको ये समझ लेना है कि उस ग्रह की फिलॉसफी को मानना पड़ेगा। पहले भाव में सूर्य उच्च का है, फर्स्ट हाउस सूर्य एग्जॉल्टेड, कौन सी फिलॉसफी? यानी पहला भाव किसका है? आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी ओवरऑल ग्रोथ का, आपकी सोच का ग्रह है सूर्य। फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का, इसका मतलब अगर हम जिंदगी में ऊंचा उठना चाहते हैं, हम जिंदगी में यश मान सम्मान चाहते हैं, हम जिंदगी में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, हम जिंदगी में बहुत बड़ी सोच पैदा करना चाहते हैं, तो हमें सूर्य की फिलॉसफी पर ध्यान देना होगा। सूर्य बहुत पंक्चुअल है, वेल डिसिप्लिन्ड है, सूर्य सबको ऊर्जा देता है, सबको गर्मी सर्दी देता है, बिना शिकायत के अपना काम करता रहता है, दिन रात पलटता रहता है, हर काम कर रहा है विदाउट एनी कंप्लेंट। और सूर्य मानता है कि मैंने हर किसी का भला करना है। अगर आपकी सोच भी ऐसी हो जाए कि मुझे हर किसी व्यक्ति का भला करना है, एक दिन यश मान सम्मान देखो चरम पर पहुंच जाएगा। ये फिलॉसफी है सूर्य की फिलॉसफी, ये सूर्य का दर्शन है। आप किसी भी ग्रह को उठा करके देख लेना, लाल किताब ने जिस भाव में जिस ग्रह को उच्च का बनाया है, उस भाव से रिलेटेड जो भी काम करें, उस ग्रह की फिलॉसफी को मानना शुरू कर दें, प्रॉब्लम भी शॉर्ट हो जाएगी और उस क्षेत्र में आप कामयाबी के झंडे गाड़ोगे। अब ये सूत्र नरेश जी ना यूट्यूब पे मिलना, ना किताब में मिलना। बहुत सारे लोग बहुत चक्के रह जाते हैं कि ये सब कहाँ से आ गए। चंद्रमा सेकंड में उच्च का होता है, ये तो समझ में आया था, पर ये समझ में नहीं आई ये थ्योरी। और आप लगा लगा के देखना, मेरा चैलेंज है, जहां पर जो ग्रह उच्च का है उसके बगैर उस भाव में सफलता ही नहीं है, उस भाव में सफलता ही नहीं है। अगर उस ग्रह की फिलॉसफी को अगर कोई ना माने तो वो भाव कमजोर कमजोर होता चला जाए। हाँ प्रिया जी। सर हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ हाउस 2 और वो टेम्पल को भी दर्शाता है सर। तो सर क्या जैसे घर में भी नॉर्थ वेस्ट में टेम्पल इज ओके? नॉट ओके। सर हम नॉर्थ सेकेंड हाउस वेस्ट कौन सा टेम्पल? मैंने क्या कहा, स्पष्ट कहा प्रिया जी, आपके गली का, आपके मोहल्ले का, जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास का मोहल्ले, जहाँ पे रहते हैं वहां के आसपास का। मैंने घर का टेम्पल नहीं कहा, घर का टेम्पल। टेम्पल का संबंध गुरु ग्रह से होता है। टेम्पल ही नहीं, कोई भी धर्म स्थान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, कोई भी धर्म स्थान, कोई साधु संत का आश्रम, सबका संबंध जहाँ दिन रात पाठ पूजा अच्छी प्रार्थनाएं होती हैं,
सत्संग होता है, कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो सब गुरु के से कनेक्शन में होता है। और गुरु उच्च का कहाँ है? 4th हाउस में। 4th हाउस में, और 4th हाउस की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 4th हाउस की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो अपने घर का मंदिर कहाँ होगा? अपने घर का मंदिर होगा नॉर्थ ईस्ट में। गुरु का संबंध भी उससे, और गुरु के 4th हाउस। सिंपल। थैंक यू सर। हाँ जी। सर आपने बताया कि चंद्रमा यहाँ पे उच्च का हो जाता है, पर अगर चंद्रमा किसी का 6th हाउस में हो तो? वो तो अंजू जी अपन कोर्स कराएंगे ना, 6 महीने क्या करेंगे अपन। सर जैसे ना, सारा ही सत्संग नहीं होगा, चिंता ना करो, ये भी कराएंगे कि 6th हाउस में चंद्रमा हो तो क्या हो। नहीं सर, जैसे कई बार 2nd हाउस में बृहस्पति या कुछ होता है, तो कई बार लाल किताब के उपाय में ये भी बता देते हैं कि मंदिर नहीं जाना या कुछ है, तो वो कैसे? अंजू जी मैं भी बता दूंगा, और जिन्होंने बताया उससे बेटर बता दूंगा कि मंदिर अच्छा, क्यों ठीक है। नहीं जाना। ठीक है सर, ठीक है। थैंक हाँ, वो ये नहीं बता पाएंगे कि मंदिर क्यों नहीं जाना, बस वो कह देंगे किताब में था, पढ़ लिया और हमने बता दिया। हाँ सर, वही कह रही थी। हाँ ना, ठीक है, चिंता ना, आप लोगों के पुण्य उदय हो रहे हैं, चिंता ना करो। हाँ कुमुद जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये पूछ रही थी कि थोड़ा लास्ट क्लास के बारे में था। हाँ आपने बताया था कि जैसे 4th में मंगल वीक हो जाता है 4th जी हाउस में, या जी 6th में शुक्र कमजोर होते हैं। हाँ तो जब मैंने उसमें देखा कि वहां पर उनका जो जमीन और घर है वो तो इनके शत्रु की नहीं है, वो भी आएंगे, तो वो भी हम चिंता इसको ना वीक करो। कैसे मानेंगे? हाँ वो भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, है ना। हाँ सोनिया जी। राइट राइट। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मुझे पूछना था, दृष्टि का क्या कॉन्सेप्ट है कि ऐसे अगर 2nd हाउस में मून की दृष्टि है या जुपिटर की है या वीनस अभी की सोचना है? ही बंद कर दो, अभी मैं कराऊंगा, चिंता ना करो। ठीक, राधे राधे। सासू माँ जब कहे कि अब त्योहार मना लो, तब उस दिन मना लेना। तो मैंने कहा था इस क्लास की सास मैं हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कि कब दृष्टि कराऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले दृष्टि की तरफ दृष्टि देखो ही मत उस तरफ देखो ही मत। अभी सिर्फ सुनो, कान खोलो, दिमाग ओपन कर रखो कि भाई कैसे क्या करना है। आज जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो पूरा का पूरा, जी वो गुरुजी। आपके दिमाग में रच बस जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साहब मैं तो भूल गई, भूलना नहीं है ना। मैं देखो रोज इसी बात को सोच करके आता हूँ क्लास में, जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ, कि आज का टॉपिक मैं कितने अच्छे तरीके से कराऊं कि कितनी इजी वे से सामने वाले को समझ आ जाए। मेरा सारा अभ्यास उसी पे है, बाकी नया कुछ मैं नहीं करा रहा। जो कुछ है वो किताबों में भी ये लोग भी बता रहे हैं, बस मैं उसको इजी वे में समझा। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ वंदना जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जैसे कि आपने बताया कि गुरु अगर 2nd हाउस में हो तो बहुत अच्छा होता है, और नहीं उनकी नहीं तरह वंदना आचरण जी, भी करना चाहिए। गलत समझ गए वंदना जी। मैंने कहा सारे ग्रह 2nd हाउस में अच्छे होते हैं, केवल गुरु ओके। का नाम ले लिया। गुरु अच्छा। इनविजिबल, इनविजिबल वे ओके। में शुक्र, गुरु और मून, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, अच्छे समझे। होते मतलब ये ओके। जमीन है इसकी तो, और घर है ओके। गुरु का, ऐसे समझना है। ये समझाने का एक तरीका है सिर्फ। तो इसका मतलब अगर सन भी उधर आके बैठ जाए तो वो भी अच्छे? कोई ग्रह चराऊ बिठा दो और बोलो, 9 के 9 ग्रहों में किसी को बिठा दो, कोई खराब नहीं है। 2nd हाउस जब असर खराब करेगा जब हम गुरु, शुक्र और चंद्रमा की बात को नहीं मानेंगे। अब एक आदमी अगर अमीर ओके। होने का क्या फार्मूला है? कोई आपसे गांव का गरीब आदमी, कहीं का गरीब आदमी कहते भाई मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं पैसा कमाने लग जाऊं। चंद्रमा माँ है, लाल किताब कहती है अपनी माँ के रोज पांव छुओ, माँ की बात सुनो, माँ की बात को
कभी भी साइड ना करो, इग्नोर ना करो, हर बात अपनी माँ को बता करके करो, माँ को अपने लूप में रखो, चंद्रमा ठीक होने लगेगा। अगर आप शादीशुदा हो तो शुक्र यानी अपनी पत्नी, उसको प्रसन्न रखो, उसके साथ मारपीट ना करो, उसको खुश करने का प्रयास करो। वैसे तो ये होती नहीं खुश, फिर भी प्रयास करो। तीसरा है जो है चंद्र शुक्र के बाद गुरु, किसी ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति को अपना गुरु बना लो, उससे कनेक्ट हो जाओ, किसी भी गुरु के साथ। किसी भी गुरु का मतलब ज्ञानी ध्यानी, ऐसा व्यक्ति खोज लो अपने जीवन में जो भाव से, यानी कि बिना छल कपट के, जो आपका अहित ना चाहता हो, जिसका आपकी प्रॉपर्टी से, रुपए पैसे से कोई संबंध ना रखता हो और उसकी तरफ ना देखता हो, ऐसे ज्ञानी ध्यानी पुरुष को आप अपना गुरु बना लो और फिर गुरु से जाकर के बात करो। गुरु जो कहे वो बात मानो, उसकी बात को मत टालो, गुरु की बात को, गुरु के शब्द को नीचे मत करने दो जब तक तुम्हारे पास सामर्थ्य है। जैसा गुरु आदेश दे वैसा कर दो, 3 काम कर लो। वो पुरुष, मैंने कहा 10 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर उसने ये 10 साल तक ये नियम निभा दिया, चाहे उसके दूसरे भाव में कुछ भी बैठा हो। ठीक है गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते सर। पत्नी खुश होती ही नहीं तो धन का क्या करें? ठीक बात है, पत्नी किसी की भी खुश नहीं होती है, उसके लिए चाट पकौड़ी खिलाओ नरेश जी, है शुक्रवार के दिन बढ़िया बढ़िया चाट बनवा करके लेकर के आओ, कभी बढ़िया रुमाल लाओ, कभी इत्र लेकर के आओ, कभी कंगन लेकर के लेके जाओ, कभी ऐसे सरप्राइज गिफ्ट देते रहो उनको, है ना, बढ़िया बढ़िया पूछो उनको क्या चीज पसंद है, कभी रसमलाई ले जाओ, कभी कुछ लेके जाओ। ये गुरु की चीजें हैं सारी, जो मैंने गुरु की, शुक्र की, चंद्रमा की चीज पत्नी को खिलाओ, अब बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो कहेगी ये पुरुष ठीक है, ये बंदा ठीक है, भगवान इसको पैसा दे। औरत जब जिंदगी में, ध्यान रखना, वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं जिनके लिए दुआ कोई औरत मांगती है, जिनकी अमीरी के लिए कोई औरत दुआ मांगती है, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं। वो लोग और भी ज्यादा किस्मत वाले हैं अगर वही औरत उसकी पत्नी हो तो। अगर वो दुआओं के समय, प्रार्थनाओं के समय अगर ये बात कह दे कि इस आदमी को पैसा दे, देखो अल्टीमेटली मालकिन तो उसी ने बनना है, पर कई बार महिलाएं गुस्से में ये कहती नहीं, कहती इस आदमी के लिए नहीं मांगना है, बाकी तो सब ठीक है। तो अगर वो मांग ले तो ये समझ लो उस पुरुष के भाग्य में चाहे दुर्भाग्य लिखा हो, वो भी टल जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, उसके बादल छट जाते हैं, अन्यथा तो उसको फिर गरीबी का आलम देखना ही पड़ता है। ठीक है, हाँ भरत जोशी जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बुलंद आवाज है आपकी जोशी जी। अरे अरे अच्छा सर जी, क्या है कि जब ये अब दूसरा भाव का कंजक्शन होता है, कि जैसे आपने बोला कि गुरु शुक्र, लेकिन वो पंचम भाव में सूर्य राहु के साथ कंजक्शन में है, तो मंदिर के बारे में क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि वो भरत जी क्योंकि वो बाद में डिस्कस अच्छा करेंगे, अच्छा अभी सूर्य से राहु आ गए ना तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ना ना, राहु का नाम अच्छा नहीं अच्छा, लेंगे। कोई बात नहीं। हाँ अर्चना जी। सर वो सेकंड हाउस पूछना था कि एफडी या इन्वेस्टमेंट से भी देखते हैं। एफडी और इन्वेस्टमेंट, देखिए एफडीज होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कोई 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, ऐसे करवाते हैं जो ये। और एफडी एक ऐसी इनकम होती है जिसको हम कभी जल्दी से किसी को बताते नहीं है, छिपी हुई इनकम होती है हमारी। तो ये जो आप अपनी सैलरी बता दोगे, मैं कहूँ कि अर्चना जी आप क्या सैलरी लेते, तो आप एक एक्स अमाउंट बता दोगे, जी मैं 1 लाख रुपए पर मंथ मेरी सैलरी है, पर आप कभी ये नहीं बताते जी देखो जी मैंने 20 लाख की एफडी भी करा रखी है, मैंने जो है एसआईपी भी करा रखी है, वो कभी नहीं बताते। ये सारी इनकम आती है अष्टम भाव से। ठीक है, 8th हाउस। आ गई। सर ब्रेक हो गया था कनेक्शन। मैं ये कह रहा हूँ अर्चना जी, ये अष्टम भाव से देखी जाती है अच्छा एफडीज वगैरह, जो इनकम हम दूसरे को नहीं बताते। ओके सर। हाँ 8th हाउस छिपा हुआ हाउस।
छिपा हुआ धन। हाँ आशु जी। थैंक यू सर। जी नमस्ते। नमस्कार। गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई हमारे पास आता है पूछने के लिए, मान लो कोई कुंडली दिखाता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ अभी ऐसा, लेकिन फिर भी मैं बहुत जगह पे अटक जाती हूँ कि हमारी हमारे किस्मत में पैसा है कि नहीं है। तो हम सेकंड भाव से देखते हैं, लेकिन सेकंड भाव में हम उसको कैसे बताएंगे कि आपके पास आपकी किस्मत में पैसा है तो कितना है और है कि नहीं, ये सब। अभी तो बताया आशु जी, आज का वीडियो देखिएगा दोबारा, पूरा यही बताया है किसके पास पैसा नहीं होगा और किसके पास पैसा होगा। देखो लाल किताब ने तो कह दिया कि यहाँ पर कोई भी ग्रह खराब नहीं, पर एक शर्त लगा के छोड़ दी। तो इसका मतलब वो ग्रह डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इंसान ही गलतियां कर रहा। आपको उनको उनकी गलतियां बतानी है, आपसे ने पूछने आपके आपकी माँ के साथ संबंध कैसे हैं, आपके अपनी वाइफ के साथ संबंध कैसे हैं, आपका जीवन में कोई गुरु है, गुरु है तो उसे मानते कितने हो, उसे पूजते कितने हो, कितने लोगों को कहते हो कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, हम कहते हैं। और ज्योतिषियों का सबसे बुरा हाल है, विद्या सीख लेंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमने कहाँ से सीखी है, किससे सीखी है। जिसकी पढ़ाई हुई विद्या तुम्हारे दिल में रच बस जाए, उस शख्स को सबसे आगे रखो जीवन में। और 10 लोगों को बताओ कि ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने ज्योतिष सीखा है, इनसे मैंने साधना सीखी है, इनसे मैंने फलानी चीज सीखी है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जब तक लाइफ में नहीं लेकर के आओगे, गुरु कैसे सिद्ध होंगे? गुरु सिद्ध जब ही होंगे, गुरु को सिद्ध करना पड़ता है। लोगों में यही अकल नहीं है सिद्ध कर, अपने आप को इंटेलिजेंट सिद्ध करने में लगे पड़ी है सारी दुनिया। अरे भाई इंटेलिजेंट आदमी पैसा नहीं कमाता, इंटेलिजेंट आदमी नौकरी करने जाता है, वो पैसा नहीं कमाता। पैसा तो वो कमाता है जिसने गुरु को सिद्ध कर रखा है। बड़े बड़े अमीर आदमी ये सब गुरु सिद्ध लोग हैं, ये समझ लेना, बहुत गहरी बात। अनु जी। राम गुरु जी, जैसे राहु इस भाव में बैठ जाएगा तो वो बोली तो बुरी कर देता है ना वैसे। बुरी जब करेगा ना जब आप इन 3 ग्रहों की बात को नहीं सुनेंगे। हाँ वही ना, जैसे मेरे बेटे की सेकंड हाउस में राहु है, लेकिन वो बहुत बुरा बोलता है, मतलब गुस्से वाला है, तो अगर बच्चा गुस्से वाला हो, आप उसका दिन में कितनी बार सिर पर हाथ फेरते हैं? मैं तो बहुत बारी उसको करते रहते प्यार बहुत से। बारी नहीं, नोटिस कीजिए बात का, सिर्फ मेरी बात। हाँ कि कितनी बारी, दिन में 2 से 3 बार उसके बालों को इस तरीके से फेरिए, है ना, बड़े प्यार से उसको पुचकारिए उसको, है ना, और बड़े प्यार से। और किसी थर्ड पार्टी का यूज करके उस बच्चे को ये समझाओ कि वो आपके पांव छूने शुरू करे, आप उसे आशीर्वाद देना शुरू करें। पहला स्टेप कम से कम यही कर दे, आप देखना कि उसका गुस्सा शांत होने लग जाएगा। अरे गुस्सा किसको आता है? गुस्सा उन लोगों को आता है जिनके यहाँ गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी को ठंड कौन पहुंचाएगा? शांति चंद्रमा। ठंडक का काम है ठंड पहुंचाना। कहते हैं कलेजे नू ठंड लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे ना उसकी फर्स्ट में शनि है और सेकंड में राहु है, बहुत नेगेटिविटी है उसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं अनु जी, कितना भी क्यों ना हो, आप ये फार्मूले आज तक फेल ही नहीं हुए। ठीक है, ठीक है। अब मैं कितना बड़ा हो गया, जब बड़ा हो जाए एक उनको ये चीज सिखा देना, अपने टीचरों का सम्मान करे, टीचर की रेस्पेक्ट करना सिखाओ, जो भी उसके क्लास टीचर है। वो बिजनेस में है, वो 23 इयर्स ओल्ड है। तो अगर टीचर नहीं है तो उन्हें किसी गुरु से कनेक्ट करो, जिसमें भी उसका मन मानता है। सर मैं आपकी मेडिटेशन वाला हो, मेडिटेशन सिखाने वाले हो, दर्शन शास्त्र वाले हो, साधना वाले हो, कहते भाई तेरा जहां मन करे ना वहां पर तू किसी गुरु के साथ कनेक्ट हो जा। और गुरु के रात को उसको आपकी वीडियो सुनाती हूँ सारी रात बैठ के। उसको कहते 1 घंटा प्लीज मेरी बात मान के सुन ले, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसको भी अच्छा लगना शुरू हो गया, आप में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया गुरुजी। जी तो डेफिनेटली ही विल चेंज। लाल किताब ही कंसेप्ट है, ट्रांसफॉर्मेशंस का कंसेप्ट है ये टोने टोटकों का कंसेप्ट नहीं है। जिन लोगों को लाल किताब समझ में नहीं आई उन्होंने इसको टोने टोटकों का कंसेप्ट बना दिया, जबकि ये किताब
ट्रांसफॉर्मेशंस का कंसेप्ट है, इंसान को बिल्कुल बदल देने का कंसेप्ट है। ये लाल किताब एक खुली चोट पे कहती है पाप करे जाओ, उपाय जितने मर्जी कर लो, जीरो नंबर मिलेंगे, जीरो। जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे मामला नहीं सुधरना है। ठीक है। हाँ राजन। चरण पुष्प गुरु जी। गुरु जी मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आज की क्लास से नहीं, आपकी दूसरी वीडियो से है। मैंने उन्हें देखी जिसमें आपने बताया था कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ज्योतिष बनने के क्या योग होते हैं, D9 के हिसाब से आपने बताया था। तो था कि अगर लाल किताब के हिसाब से अगर उसमें कभी आप बता पाए कि ज्योतिष बनने के क्या योग। हाँ राजन जी, मैं वीडियो जो मेरा जो नया YouTube चैनल है गुरुदेव सुनील वशिष्ठ वाला, उसमें केवल और केवल लाल किताब के ही कंसेप्ट आते हैं वैसे तो, और ये एस्ट्रो पाठशाला में सब मिक्स है। उसमें लाल किताब का भी आता है और वैदिक का भी आता है। बेसिकली लाल का एस्ट्रो पाठशाला में वैदिक के वीडियोस ज्यादा है, तो जो वो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारा लाल किताब वाला नहीं है, वो वैदिक वाला है, अपना मांस कुंडली वाला है ना। लाल किताब से भी बता देंगे, है ना। लाल किताब का एक ही है कि गुरु की आंखों में अमृत बरसता है, गुरु की आंखों में बने रहो, नजरों में बने रहो, उसके दिल में पहुंचना है बस। आंखों से रास्ता बना करके गुरु के हृदय तक पहुंच गए, तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, गुरु जिस कलम से लिख देंगे वही ज्योतिषी बन जाओ। ये लाल किताब का कंसेप्ट है। कैसे टेक्निकली बनता है वो भी किसी दिन बता देंगे। ठीक है। हाँ नीरज। हाँ नीरज जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि आपने ये बताया गुरु शुक्र और चंद्र, ये 3 ग्रह के बारे में आपने बहुत एलेबोरेटिवली बताया, और ये हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि ये सब मेल के लिए एप्लीकेबल है। देयरफॉर मतलब जो है शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वाइफ के साथ इस तरीके से बिहेव हो, लेकिन अगर ये काम लेडीज के लिए लिया जाए तो। नीरज जी सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी लेडीज के केस में। लाल किताब कहती है शुक्र मर्द के लिए औरत शुक्र है, और शुक्र के लिए मर्द वो है, मतलब औरत के लिए शुक्र उसका मर्द है। यानी अगर एक फीमेल है तो उसको यही चीज अपने पति के साथ करनी है, और अगर मेल है तो उसको अपनी पत्नी के साथ करनी है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर है तो अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन कोई भी खट्टी मीठी चीजें, चाट पकौड़ी अगर वो खिलाए या कोई उसको गिफ्ट करे तो उसका शुक्र ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से एक औरत भी अपने पति के लिए कर सकती है, हर शुक्रवार के दिन अपने पति को कुछ ना कुछ ऐसा बना के खिलाए जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए, कुछ या उसके मन पसंद चीज, या उसको कोई गिफ्ट दे, या कोई ऐसा काम कर दे, कुछ खाने पीने का ही करवा दे, तो उसका शुक्र ठीक हो जाएगा। जब आप लाल किताब में पढ़ोगे आगे, शुक्र और औरत का और आदमी का एक ही बात है। वैदिक में अलग अलग, यहाँ अलग नहीं है, यहाँ सेम है, एक ही है शुक्र। ठीक है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप पे लिखिएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू।